प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन आइकन पर क्लिक जरूर करें। और जितने भी विद्यार्थी इस टेस्ट को इस चैप्टर को आप देख रहे हो, है ना, आज हमारा जो चैप्टर है आप सभी को पता चल गया ना कौन सा चैप्टर है। जी हाँ, अध्याय 8 कविता के बहाने बात सीधी थी पर 2 कविताएं पढ़ेंगे। कुंवर नारायण जो कवि हैं इनकी रचित है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट भी किया करें कि आपको ये कैसा लगता है। सभी लोग ये भी ध्यान रखें कि इसको आपको YouTube पर ही देखना है, ध्यान रखना, ताकि वहां पे आप लाइव चैट में कोई बात पूछ सकते हो, ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। जी हाँ, अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 के सृजन पाठ्य पुस्तक से ये चैप्टर है। 8वां अध्याय आज हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा कवि का परिचय मैं बता देता हूँ। कुंवर नारायण जो थे, इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 15 नवंबर 2017 को नई दिल्ली के अंदर हुई थी। इनकी जो मुख्य रचनाएं जो है चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, आकारों के आसपास, अपने सामने, वादसुरवा के बहाने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों। तो ये कवि जो है अपने भाषा हिंदी और अंग्रेजी के जानकार थे। इनको कई सारे पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, कबीर सम्मान, काफी सारे, हाँ, पद्म भूषण, ये भी इनको मिले हुए हैं। चलिए फिर इस एक्स्ट्रा जानकारी के अलावा अब हम अपनी बुक का जो दे रखा है वो पढ़ लेते हैं। नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का नाम तीसरे तार सप्तक, जो कि 1959 में आया था ना, के अग्रणीय कवियों में लिया जाता है। वे अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं। उनका रचना संसार व्यापक है। 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करने वाले कुंवर नारायण ने कविता के साथ साथ कहानियां, लेख व फिल्म समीक्षाएं भी लिखी है। उनका कहना है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। किसका कथन है ये? कुंवर नारायण सिंह जी का। उनके प्रमुख कविता संग्रह में जो मैंने आपको बता दिए, है ना, चक्रव्यूह है, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, वह इन दिनों, आत्मजयी तथा वादसुरवा के बहाने, उनके 2 खंड काव्य है। 2 खंड काव्य कौन से हैं? आत्मजयी और वादसुरवा के बहाने। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। ध्यान रखना, आकारों के आसपास। इनके अलावा आज और आज से पहले नामक समीक्षा ग्रंथ भी लिखा है। अब 2 समीक्षा ग्रंथ भी है ना इनके, आज और आज से पहले। तो ये हो गया कवि का परिचय। अब चलते हैं चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या आएगा वो देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता के बहाने भौतिकता एवं यांत्रिकता के दौर में कविता की महत्ता को दर्शाती है। यानी वर्तमान का जो है ना भौतिक युग और यांत्रिक युग, जो मशीनरी युग जिसको बोलते हैं ना, इसमें कविता की महत्व जो है ना वो दर्शाती है। कविता की उड़ान सीमातीत है। कविता का खिलना, उसकी महक भी सीमातीत है। बच्चों के असीम सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है। जहां भी सृजनात्मक ऊर्जा होती है वहां सीमाओं के दायरे स्वतः टूट जाते हैं। दूसरी कविता जो है, बात सीधी थी पर भाषा की सहजता प्रबल देती है। ज्यादा घुमावदार भाषा के चक्कर में कभी कभी सीधी बात भी उलझकर अग्राह्य बन जाती है ना। समझ में नहीं आने वाली बात होती है जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, अग्राह्य।
बन जाती है। अच्छी बात या अच्छी कविता का सृजन सही व सहज शब्द से जुड़ना ही होता है। यानी दो कविता है, दोनों का यहाँ पे सार दे दिया गया है। ये आपकी जो हम पढ़ेंगे वो है। तो चलिए फिर शुरुआत कर देते हैं। पहली है कविता के बहाने। इसके एक एक पैराग्राफ को हमने लिया है, जो आपके आते हैं ना पेपर में किस तरीके से आते हैं, उसी हिसाब से आपको बताने की कोशिश की गई है। इसमें मैंने कठिन शब्दार्थ नहीं रखे हैं, साथ में आपको बोल के बता देता हूँ, क्योंकि इतने मुझे नहीं लगता कि इस कविता में कोई बहुत ज्यादा कठिन शब्दार्थ है, समझ में आने वाली बातें होती है ना। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब यहाँ पे कवि ने क्या किया, चिड़िया देखी हुई है सबकी, हाँ चिड़िया को सब जानते हैं। चिड़िया को और कविता का तुलना करके समझाइए बात, चिड़िया की तरह ही कविता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कवि, है ना। यानी चिड़िया की उड़ान की तरह ही कविता भी अपनी कल्पनाओं की उड़ान पर भरती है। चलिए फिर देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो जैसे कविता के पंख है ना, कविता में कवि की कल्पनाएं जो होती है ना, वो ही कविता के पंख होते हैं, है ना। और तो इसमें माने का अर्थ क्या होता है, अर्थ जानना। तो यह अगर आ जाता है आपकी पाठ्य पुस्तक का पद्यांश आपके मेन एग्जाम में, तो आप कैसे लिखोगे, एक का बता देता हूँ, फिर आप पढ़ते ही हो ना। प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन की रचना कविता के बहाने से अवतरित है। इसके रचयिता कवि कुंवर नारायण सिंह है। यहां तक आप बोल दोगे कुंवर नारायण। फिर आप बताओगे कि कवि ने यहाँ कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से की है, और कविता की कल्पनाओं को भी चिड़िया की उड़ान से भी अधिक प्रभावशाली बताया है। यानी कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। वो कह रहे भी कविता की बात चल रही है, लेकिन बहाना किसका ले रहे हैं, चिड़िया का, है ना। फिर वो कह रहे कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। जैसे अब चिड़िया और कविता में अंतर होता है ना, यानी चिड़िया की बहुत लंबी उड़ान नहीं होती है ना, क्योंकि वो चिड़िया छोटी छोटी जगह पे उड़ जाती है, बैठ जाती है, लेकिन कविता की कोई सीमा ही नहीं है ना। चलिए देख लेते हैं व्याख्या में। कुंवर नारायण जी कहते हैं कि कविता की उड़ान कवि की कल्पना और भावना के सहारे उड़ान भरती है। उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है। चिड़िया एक घर से दूसरे घर तक की सीमा ही पार कर पाती है और थोड़ी दूर तक ही अपना प्रभाव दिखाती है, लेकिन कवि की कल्पना की सीमा बहुत अधिक होती है, अर्थात कविताएं असीमित क्षेत्र तक अपना प्रभाव फैलाती है। अतः कविता की असीमित उड़ान के पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया कैसे समझ सकती है ना। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यानी कविता के अगर पंख लग जाते हैं तो वो तो बहुत, है ना, असीम चलती है। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो। अतः कविता की असीमित उड़ान के पंख लगाकर उड़ने का अर्थ है चिड़िया कैसे समझा, अर्थात चिड़िया की उड़ान पर देश काल और वातावरण की सीमाओं का बंधन होता है, जबकि कवि की कल्पनाएं किसी भी प्रकार की सीमाओं का कोई बंधन नहीं मानती। उसकी गति और प्रभाव असीमित एवं अनंत काल तक रहता है। अब यहाँ पे आप क्या बताओगे कि भी ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर भाषा सरल सहज प्रभावपूर्ण है, या उपमा व अनुप्रास अलंकार का सार्थक प्रयोग है ना। जाने माने आ रहे हैं, तो कविता के पंख लगा उड़ने के माने, है ना। यानी कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, दी है ना चिड़िया की उपमा। भाषा शैली में लक्षणा शब्द शक्ति के साथ देशी शब्दावली का प्रयोग हुआ। कवि ने अपनी भावनाओं की तुलना चिड़िया की उड़ान से की, और चिड़िया की उड़ान से कविता का भाव असीमित और शाश्वत बने रहने का संकेत करता है। यानी दोनों ही बात बताइए। पहले तो वो कवि बात तो देखो, कवि को कविता के बारे में ही बताना है, लेकिन उन्हें चिड़िया को बीच में ले आई भी, चिड़िया का उदाहरण देके आपको एक तरीके से समझा दिया, तुलना करके बता दिया। बस मेन बात यही है ना। चलिए फिर अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। आप देखो पहले ही तुलना की किससे की, चिड़िया से, अब तुलना कर रहे हैं हाँ बच्चों के जो खेल होते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने।
यहाँ भी देखो समझने वाली बात है ना, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस तरीके से फूल खिलते हैं ना, फूलों की महक चारों ओर फैल जाती है, वैसे ही कविता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब फूल जो होते हैं वो कविता का खिलना यानी उनका महत्व वो नहीं जानते, लेकिन बाहर भीतर इस घर उस घर जिस तरीके से फूल चलते हैं जाते हैं ना, एक घर से दूसरे घर हम लोग पूजा पाठ में काम में लेते हैं, इधर उधर फूलों का उपयोग करते हैं ना, वैसे ही बिना मुरझाए महकने के माने। अब ये कहते हैं फूल जो होते हैं ना वो तो भाई कुछ समय के लिए उनका होता है, भी कुछ समय तक वो मुरझाते नहीं है, फिर फूल तो मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता मुरझाती नहीं है। मतलब ये हो गया कि कवि ने यहाँ कविता की तुलना फूलों की महक से की है। कवि की कल्पना असीमित प्रभाव से फैलती है, उसकी समानता फूलों की महक से नहीं की जा सकती। अर्थात कवि की कल्पना की समानता में फूलों की महक का कोई स्थान नहीं है। कवि कह रहा है कि भी फूल की तरह खेलती है, फूल की तरह, है ना, लेकिन कविता की जो फूलों की तरह है, लेकिन कविता जो है ना उसकी तुलना फूलों से हम नहीं कह सकते। जैसे उसकी महक फैलती है ना, वैसे कविता तो हर जगह घूमती है ना, हर घर में। चलिए देख लेते हैं अभी कि कवि क्या करेगी। कविताएं भी कवि के मन में खिलने वाले भाव ही होते हैं, है ना, लेकिन उनकी महक असीमित होती है। अपने घर के आसपास खिलने वाले फूलों की एक महक एक निश्चित समय के लिए होती है, ये हम जानते हैं ना। फूलों की महक की सीमा भी निश्चित होती है, जहां तक फूलों की सुगंध फैल सकती है, जबकि कवि के मन की भावना काल्पनिक रूप से असीमित और लगातार फैलती रहती है। फूल किसी भी प्रकार अधिक समय तक नहीं बच सकता है और अपनी जो महक है उसको कायम नहीं रख सकता है ना, वह बिना मुरझाए महकने के भाव नहीं समझ सकता। यानी इसमें क्या हो जाता है, फूल ये थोड़ी है कि लगातार वो खिला ही रहता है ना, वो मुरझा जाता है। लेकिन कविता जो है वो कभी मुरझाती नहीं है। अतः फूलों की महक से किसी भी प्रकार कविता के प्रभाव की तुलना संभव नहीं हो सकती। मतलब बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। ये कह रहे हैं कि फूल तो मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता जो है वो मुरझाई नहीं जाती। और बिना मुरझाए महकने के माने यानी बिना मुरझाए जब कोई चीज महकती है तो उसका अर्थ फूल थोड़ी जानते हैं, है ना। ये हो गया। अब चलिए अगला देख लेते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब यहाँ पे बहुत ही जोरदार, एक करना का मतलब कोई भेदभाव मिटवा देना। बच्चों के लिए सारे घर एक जैसे ही होते कि नहीं होते, उनमें कोई खोट कपट थोड़ी होता है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो कवि ने यहाँ पे बच्चों के बहाने बताया भी कविता जो है वो सबके घर में जाती है, सब लोग उसको पढ़ते हैं, देख। हाँ, चलिए फिर क्या लिखा है कवि ने। कवि ने यहाँ कविता के प्रभाव को बच्चों के खेल के समान असीमित और स्वतंत्र बताए हैं। जैसे बच्चे किसी भी प्रकार की सीमा का बंधन नहीं स्वीकारते, वैसे ही कवि की कल्पनाएं भी बंधनहीन, स्वतंत्र व असीमित प्रभाव वाली होती है। यानी वो भी सबको एक करने वाली होती है। कुंवर नारायण जी ने इस पद्यांश में कविता के प्रभाव और बच्चों के खेल को समान प्रभाव वाला माना है। कविता का प्रभाव भी बच्चों के खेल के समान ही होता है। बच्चे अपने घर और बाहर की सभी सीमाओं को तोड़कर यहाँ वहां बिना किसी भेदभाव के खेलते कूदते रहते हैं, है ना। उनका खेल सभी घरों को एक दूसरे से जोड़ता है। उसी प्रकार कवि भी अपनी भावनाओं के खेल को कविताओं के रूप में प्रकट करता है। उसकी कविताओं का प्रभाव सभी पाठकों और श्रोताओं तक असीमित दिखाई देते हैं। कविता का प्रभाव असीमित सीमाओं तक फैल जाता है। अतः जैसे बच्चे समाज में एकता और समानता, हाँ जी, जैसे बच्चे समाज में एकता और समानता स्थापित करते हैं ना, वैसे ही कविता के भाव भी समाज में समानता का प्रभुत्व जमाकर अपना प्रभाव व स्वरूप शाश्वत व अमिट बना देती है। यानी जैसे बच्चे फैलते हैं सब जगह, आपस में खेलते हैं ना, बच्चों में कोई जाति धर्म नहीं होता, बच्चे सब, है ना। हाँ, एक सब घर एक कर देने के माने आए ना कि सब वो भेदभाव मिटा के सब, वैसे ही कविता के लिए सब कुछ होता है। तो कवि ने यहाँ पर अनुप्रास और उपमा अलंकारों का सार्थक प्रयोग किए। कविता और बच्चे के खेल का प्रभाव समानता व्यक्त करने वाला है। कवि की भावनाएं बच्चे की भावनाएं मिलकर एक रूप लेती दिखाई देती है। यहाँ पे एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा। चलिए फिर, ये तो हो गया आपका कविता के बहाने। अब आगे बात सीधी थी पर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा,
ये हिंदी है ना, बहुत आसान लगती है, लेकिन जब अर्थ निकलते हैं ना, हाँ, पढ़ना दिमाग होना बहुत जरूरी है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब कवि क्या करे भाई, बात तो एकदम से सीधी थी है ना, बात सीधी थी, पर एक बार कोई कवि बता रहा है कि भाषा के चक्कर में, अब मैंने उसको सीधी सरल बात को कई बार मैंने बताया ना आपको, हाँ, शब्दों का ही तो खेल होता है सारा का सारा। शब्द आगे पीछे करने के चक्कर में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है ना। जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा, उल्टा पलटा मतलब आगे पीछे कर दिया, अभी इसको यहाँ रख देते, इसको फिर तोड़ मरोड़ भी, उसमें सुधार भी करने की कोशिश की है ना, घुमाया फिराया आगे पीछे करके पूरा देखा भी कोई ना कोई तरीके से ये सेट हो जाए, बात सेट हो जाए जो है ना, बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा क्या होगी, ये सब सारा काम करने से बात वो जो थी वो और पेचीदा हो गई है ना। पेचीदा मतलब पेच के समान, घुमावदार, अस्पष्ट, कठिन। अब बात सीधी थी, बात का मतलब यहाँ पे जो कोई कहना, बात का मतलब कथन होता है ना, कथ्य है। चक्कर का मतलब उलझन। उसे पाना, बात को स्पष्ट करना, उसे पाना का मतलब यहाँ क्या दिया है, बात को स्पष्ट करना। उल्टा पलटा मतलब बदला है ना, तोड़ा मरोड़ा, नए ढंग से प्रस्तुत किया, घुमाया फिराया, बदल बदल कर समझाया, बने, स्पष्ट हो, वो कर भी कैसे करके बात तो बने, यानी स्पष्ट हो जाए, बस बाहर आए, सरल हो जाए। ये इसके कठिन शब्द हैं। अब ये पैरा आ जाता है तो आप कैसे, पद्यांश आएगा तो आप कैसे लिखोगे कि सर ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन की रचना कविता के बहाने से अवतरित है। इसके रचयिता कवि कुंवर नारायण जी है। कवि ने कहा कि बात सीधी होने पर भी अधिक पांडित्य प्रदर्शन करने के चक्कर में, यानी कि प्रयास में, अपने मूल भाव से भटक कर और कठिन व प्रभावहीन हो जाती है, जिससे उसका अर्थ पाना और कठिन हो जाता है ना। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनका अर्थ बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है ना। कवि ने तो अपने हिसाब से तो सही किया, लेकिन हम लोग जब उस बात को समझते हैं ना, तब दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर इस पद्यांश के अंदर बताया कि कवि क्या कर रहा है कि भाई उसने अपनी विशेषता दिखानी होती है ना, वो सही बात है, अपना पांडित्य दिखाना, यानी कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ है ना, जानकार हूँ, तो यही दिखाने हेतु बात को सरल से कठिन बना दिया। कवि अपनी कविता का भाव सरल और प्रभावपूर्ण बनाना चाहता था, लेकिन भाषा की शब्दावली और कठिन होती चली गई। भाषा में सहजता लाने के लिए शब्दों को बदला, शुद्ध किया, शब्दों को आगे पीछे जोड़ा, वाक्य रचना में परिवर्तन किया, ताकि भाषा अपने कठिन रूप से बाहर आ सके, अर्थात भाषा का सहज सरल रूप प्रकट हो सके। कवि के इस प्रयास में भाषा का सरल रूप और भी कठिन हो गया, लेकिन बात भाषा के चक्कर से बाहर नहीं आ पाई। उसका दिखावटीपन कम ही हुआ और बात सरल व सहज होने की अपेक्षा कठिन हो गई, यानी और ज्यादा पेचीदा होगी वो बात। तो ये सिंपल सी है, समझने वाली बात है, बस ध्यान रखना, इस पैराग्राफ को एक दो बार पढ़ लोगे ना, समझ में आ जाती है चीजें। अगला आगे फिर इसी बात में चल रहे हैं, बात सीधी थी है ना, यही कविता चल रही है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। अब कवि क्या करे कि भाई मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने बिना सोचे समझे पेज को खोलने की बजाय, यानी पेज होता ना, उसको खोलने की बजाय क्या करा उसने, बेतरह से कसता ही चला जा रहा। कवि क्या करा, उसको और ज्यादा टाइट कर दिया, मतलब और ज्यादा उसमें, हाँ, शब्दों का भंडार और भर दिया उसके अंदर, क्योंकि इस कर्तव्य पर। अब कवि कह रहा है कि भाई मैं सोच रहा था कि मुझे तालियां तमाशबीन जो लोग मेरी कविताएं सुनते थे वो क्या कर रहे थे, वो शाबाशी देते, वाह जी वाह, वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह मिल रही थी, तो मैं तो ये भूल ही गया है ना। कभी कह रहे बात तो सीधी थी है ना, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। अब मुश्किल
यहाँ क्या अपने को संदेश दिया है कि जब भी कोई मुश्किल आती है, समस्या होती है, तो उसको पहले धैर्य के साथ समझना जरूरी है ना। कवि ने भी क्या कर लिया कि वो समझे बिना ही पेज को खोलने की बजाय, अब पेज जो उनको खोलना था या देखना चाहिए था कभी समस्या क्या है, वो नहीं देखा, उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। अब लोग उसको वाह वाह कर रहे थे तो वो इस चीज को भूल गया। तो मुश्किल मतलब कठिनाई, पेज को खोलना यानी बात को स्पष्ट करना। यहाँ पेज को खोलने का मतलब क्या होता है, बात को स्पष्ट करना, बेतरह, बुरी तरह, बिना सोचे समझे, वो होता है बेतरह। कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब होता है तमाशा, कार्य। तमाशबीन क्या होता है, तमाशा देखने वाले। हम लोग जो जब कोई आते हैं ना, कोई प्रोग्राम कहीं दिखाने वाले आते हैं, सारे तमाशा देखने लग जाते हैं ना। शाबाशी, प्रशंसा करना, प्रोत्साहन देना। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहा है कि भी बात को सरल बनाने के लिए यदि उसे धैर्य से समझा जाए तो कठिनाई दूर होती है, इसलिए सफलता पाने हेतु ध्यान से कार्य करने की आवश्यकता है। इस पद्यांश में हमें ये शिक्षा दी है कवि ने। अब कवि अपनी जो बात बता रहा है वो कह रहा है कि कहते कि उसने अपनी विशेषता दिखाने हेतु बात को इस तरह से बताया कि वह सरल बनने की अपेक्षा और कठिन हो गई। यदि वह भाषा की कठोरता समझकर धैर्य से काम लेता तो सारी मुश्किल सुलझ जाती, लेकिन वह तो अपने दिखावटीपन में बात के शब्दों को और भी कठिन बनाते चले गए। अपनी कठिन भाषा के पेज को खोलने की अपेक्षा वे उसे और कसते जा रहे थे। अर्थात बात को सरल और सहज बनाने के लिए शब्दों को जिस तरह से प्रयोग कर रहे थे, उससे बात में और कठिनता आती जा रही थी। उनको लग रहा था कि पाठक और श्रोता उनकी भाषा के प्रयोग की प्रशंसा कर रहे हैं, अर्थात उन्हें श्रोताओं की ओर से प्रोत्साहन मिल रहा था। अतः वे उत्साहित होकर भाषा में नए नए शब्दों का प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे बात और भी मुश्किल होती जा रही थी, है ना। सीधी बात, देखो क्या कैसी कविता बनाई है ना ये। आगे पूरी पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगी पूरी कहानी क्या चल रही है ना। सीधी बात, सीधी थी पर, है ना। शीर्षक भी बहुत जोरदार दिया इन्होंने। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब भाई उन्होंने देखो एक उदाहरण के तौर पे चल रहा है, जैसे बिना सोचे समझे हम उस पेज को कस देते हैं और चूड़ी मर जाती है ना उसकी। हाँ, तो फिर वो क्या होता है, वो पेज तो फ्री हो जाता है ना। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब भाई ये भी होता है ना, लेकिन ठोक तो देते हैं तो वो लूज तो रहेगी कि नहीं रहेगी। चलिए अगला पैरा पढ़ेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा ये। हाँ भाई, मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो पीछे टेस्ट हुआ था ना उसमें जो टॉप स्टूडेंट आए हुए ना, हाँ उनकी लिस्ट है, उनके नाम फोटो है इस वीडियो के अंदर। हाँ, तो आप लोग बने रहे, कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, अपना आपस में इंटरकनेक्शन उसी सिस्टम से ही तो चल रहा है, तभी तो मैं कहता हूँ कि आप लोग यूट्यूब के जरिए ही इस चैनल और वीडियो को देखा करो, ताकि आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे लाइव चैट में तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसमें और तो इतना ज्यादा तो कुछ कठिन शब्द तो है ही नहीं ना। हार कर यानी कोई उपाय न होने पर कील की तरह बल का प्रयोग करके, है ना। कील की तरह, अब कील को ठोकते हैं ना तो जोर लगा के ठोकते हैं ना, उसी तरह कवि ने यह कार्य को करने के लिए बल के प्रयोग की अपेक्षा धैर्य एवं समझदारी को महत्वपूर्ण बताया है। जबरदस्ती करके भाषा के शब्दों में किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं लाया जा सकता। देखो यहाँ पे कवि दो दो तीन तीन चीजें समझा रहे हैं, है ना। अपने को तो लग रहा है कि बात सीधी थी, यही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कवि यहाँ पे साथ साथ में अपने को ये भी बता रहा है। हाँ, क्या बता रहे हैं, ये कह रहे भी ताकत से सारा काम नहीं होता, उसको आराम से धैर्य से समझो और समझदारी के साथ काम करो, है ना। संदेश भी तो दे रहे हैं। कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि भाषा को सरल बनाने के चक्कर में बात और कठिन न हो जाए, लेकिन वही हुआ जो नहीं करना चाहते वैसे ही बात और कठिन होती चलेगी। भाषा में अधिक प्रभाव व चमत्कार उत्पन्न करने के चक्कर में बात बेअसर या प्रभावहीन हो गई। ऐसा लगा जैसे बात उन कठिन शब्दों के प्रभाव में व्यर्थ होकर वैसे ही घूमने लगी, जैसे पेज को जबरदस्ती कसते रहने के प्रयास में उसकी चूड़ी मर जाती है। अर्थात बात में बलपूर्वक चमत्कार लाने के प्रयास से बात का प्रभाव व्यर्थ हो जाता है और बात शब्दों के प्रभाव में वैसे ही घूमने लगी, जैसे पेज की चूड़ी मर जाने के बाद वह बेकार घूमने लग जाते हैं, फ्री होगी।
कवि को लगता है कि वह चमत्कारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करके भी अपने सरल मनोभाव को व्यक्त नहीं कर पाया, अर्थात बात को सरल ढंग से नहीं बता पाया, तो निराश होकर उसने कठिन शब्दों से युक्त भाषा को कील की तरह वहीं ठोक दिया, अर्थात बात को उसी स्थिति में छोड़ दिया जिस स्थिति में बात कठिन हो गई थी, है ना। लेकिन कवि तो कवि होते हैं। चलिए फिर, अब कील ठोकने के बाद क्या हो गया? अब कवि कह रहा है भी ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कितने शानदार तरीके से शब्दों का ही सब खेल है ना। बताया कि भी मेरी गलती थी, मैंने ऐसा कर दिया। आखिर में उसने ही मुझसे पूछ लिया कि अरे भाई कभी सही ढंग से प्रयोग करना तो सीखा नहीं क्या आपने, है ना। क्या अब ऊपर से यानी देखने सुनने में, ऊपर से का मतलब क्या होता है? देखने सुनने में बाहरी रूप से। ठीक ठाक का मतलब जानते हो ना, सही लगना। कसाव मजबूत, पकड़, शरारती, चंचल, तंग करने वाला। पसीना पोंछना, घबराना। पसीना पोंछना का मतलब क्या होता है? यानी वो गड़बड़ तो होगी पूरी कविता, जो बात जो थी ना वो बिगड़ गई तो कवि के मन में घबराहट सी होगी ना, तो घबराना यहाँ इसलिए निराश हो जाना। सहूलियत से, सुविधा से, सरल तरीके से बरतना, काम में लेना या उपयोग करना, है ना। ये तो कठिन शब्द थे। अब कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि बात जो लगातार मेरी कोशिशों को देख रही थी, उसने मुझे भाषा को सहूलियत से बरतने की प्रेरणा दी और दिखावा या व्यर्थ प्रदर्शन न करने की बात सिखाई। उसने, है ना, एक शिक्षा मिल गई, है ना, प्रेरणा मिल गई कि भाई मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन कवि ने क्या किया वहां पे? उसमें बहुत ज्यादा कोशिश की, नए शब्द डाल दिए, है ना। तो हम बोलते ना कई बार तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, जानते हो कि ये आप लोग तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द कौन से होते हैं, है ना। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करो, मैं देख रहा हूँ सबके कमेंट, है ना, चेक कर रहा हूँ मैं, पता करते हैं फिर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में बताया कि जब मेरे लगातार प्रयास करने पर भी बात सरल और सहज नहीं बन पाई, तब मैंने उसे उसी स्थिति में छोड़ दिया जो ऊपर से देखने में ठीक ठाक थी, अर्थात ऐसी लग रही थी जैसे समझ में आ गई हो, लेकिन अंदर से उसमें कसाव व ताकत नहीं आ पाई, अर्थात बात में सरलता व सहजता का प्रभाव नहीं आ सकता था। तब बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेलते हुए पूछा, अर्थात जब मैं अपने ज्ञान के प्रदर्शन से भाषा को सरल सहज नहीं बना पाया, तो मुझमें अपने पाठकों या श्रोताओं को प्रभावित करने की शक्ति नहीं रही, तब मेरे मन के भाव ही बच्चे की तरह मुझे छेड़ने लगे, है ना। मतलब कवि खुद की कल्पना में खो के ये चीजें लिख रहा है कि मैंने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, मैं अपनी बात को सरल सहज व प्रभावशाली नहीं बना सका। कवि की यह भावना उसके मन के विचारों का रूप है। वह अपनी असफलता पर दुखी हुआ था, निराश व बेचैन होकर पसीना पहुंच रहा था, है ना। तंग आ गया वो उस चीज से कि यार ये गड़बड़ कैसे हो गई, है ना। कई बार हम लोग, है ना, कोई बोलते ना, जब टेढ़ी अंगुली से घी नहीं निकलता हो तो क्या करना पड़ता है? घी को गर्म कर लेना चाहिए ताकि दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। हाँ, हर बार में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ध्यान रखा करो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ इस कविता में हो गया। तो चलिए फिर, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपकी लिस्ट मैं आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। ये 12 अगस्त 2020 को हिंदी का जो टेस्ट हुआ था ना, देखो टॉप रैंक पे जो फर्स्ट बच्चे आए हैं ना, वो दो ही लड़कियां हैं। पूनम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सावा की ये बच्ची है, और पूजा प्रजापत जो कि अपने साथ जुड़ी है पहले से ही चैनल से, है ना। तो देखो पूनम और पूजा फर्स्ट रैंक हासिल की है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। 28 में से 26 नंबर इन बच्चों के आए हैं। पार्वती सुथार, पापा का नाम है बाबूलाल सुथार, पार्वती के 25 नंबर बने हैं, मतलब दूसरा स्थान, एकमात्र सेकंड रैंक पे है पार्वती। पार्वती बहुत इंटेलिजेंट है, लगातार टेस्ट देती रहती है, और जब टेस्ट देती है तो रैंक में आती है जरूर, है ना।
अंशुल पचार थर्ड रैंक के साथ। अंशुल बहुत बहुत बधाई हो आपको। ममता जाखड़ 24 नंबर लेके थर्ड रैंक पे है। ममता बहुत बहुत बधाई हो। पूजा कंवर, पापा का नाम है नरपत सिंह। पूजा कंवर भी गवर्नमेंट स्कूल की बालिका है। पूजा आपको बहुत बहुत बधाई हो, थर्ड रैंक पे आई हो आज आप। कल्पना, हाँ जी कल्पना भी टेस्ट जब देती है, इंटेलिजेंट बच्ची है। कल्पना थर्ड रैंक पे आई है। कल्पना बहुत बहुत बधाई हो। नरेंद्र नुइया, इसके भी 28 में से 24 नंबर बने हैं, थर्ड रैंक आई है इसकी। तो नरेंद्र आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और नरेश पचार, पापा का नाम है कृष्ण कुमार पचार, इसके भी 24 अंक बने हैं, यानी 28 में से 24 नंबर इसने हासिल किए। नरेश आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और भी बच्चे लगातार आप लोग टेस्ट से जुड़े रहो, जुड़ोगे तो पढ़ाई होगी, पढ़ाई होगी तो आपके मार्क्स भी आएंगे, आप लोग मेरिट में भी आओगे, है ना। एक देखो, एक रेगुलरिटी बोलते हैं ना, एक वो बहुत जरूरी है। ये मान के चलो कि हमें इस टाइम घंटा लेना है पढ़ने का, तो वो लेना ही लेना है। मैं आप लोगों को हमेशा कहता रहता हूँ 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे यूट्यूब पर 3 घंटों के दौरान मात्र 3 बार चेक कर लिया करो कि सर की क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। इन्हीं 3 घंटों पे हम लोग चलाते हैं। अगर चेंज करते हैं टाइम तो आपको गुरु सीख स्टडी हब जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलता है उसमें मैं सूचना डाल देता हूँ, है ना। तो आप सभी विद्यार्थियों ने पाठ पढ़ा और टेस्ट में भी भाग लिया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहे। ये वीडियो अब यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। शुभ रात्रि।